नमस्कार सभी मित्रों को, परिजनों को भावगंगा के इस 53वें अंक में 53rd एपिसोड में स्वागत है। आपका जिस तरह से प्रेम मिल रहा है और जिस तरह से चीज़ें फैल रही हैं, लोगों तक जा रही हैं, आपने बहुत शेयर किए, पोस्ट किया, फॉरवर्ड किया और YouTube पे भी जाकर आपने और अपने दोस्तों के माध्यम से लाइक किया, सब्सक्राइब किया और करवाया, जिसकी वजह से वहाँ भी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो अब आज के बाद से कुछ परिवर्तन करने का विचार है। मैं करीब अपने सभी मित्रों को, सभी फेसबुक ग्रुप्स को, व्हाट्सएप ग्रुप्स को इसका लिंक भेजता था, जिसमें करीब मेरा 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे टाइम लग जाता था। इधर बहुत सारे और काम हैं, जिसकी वजह से अब रोज़ इतना टाइम देना संभव नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा परिवर्तन ये करेंगे कि हर जगह इसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे, हर जगह लिंक नहीं भेजेंगे, क्योंकि आपके पास लिंक मौजूद है। आप उनको देख करके उनके आधार पर देख सकते हैं। आप अगर कहीं नए किसी व्यक्ति को सजेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ इस लिंक को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम के साथ मैं फेसबुक पे जिन 3 जगहों पे ये अवेलेबल रहेगा, रोज़ लाइव भी और रिकॉर्डेड भी, उनका लिंक, परमानेंट लिंक भेज दूँगा। आप उसको अपने पास रख सकते हैं और जब भी चाहें देख सकते हैं या किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस पे ये देखा जा सकता है। तो वो लिंक मैं हमेशा के लिए आपको भेज दूंगा। उन अकाउंट्स का, एक मेरे फेसबुक अकाउंट का, एक फेसबुक ग्रुप का और एक फेसबुक पेज का। ये तीनों आपके पास रहेंगे, आप जब चाहें इसको देख सकते हैं। एक ही चिड़िया जो रोज़ देखने आती है, सुनने आती है, सुनाने आती है, वो आज फिर आ गई। ये आश्चर्य की बात है कि इधर रोज़ आती है, जब बैठा यहाँ देखती है, कभी इधर बैठ के बोलती है, कभी वहाँ बैठ के बोलती है। वो सोचती है कि आप लोग केवल मेरी बात ना सुने, अपनी बात भी सुने। जैसे तमाम सारे कथाओं में, आयोजनों में बीच बीच में संगीत होता है, लोग तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, कुछ गायिकाएँ, कुछ गायक होते हैं। तो मेरे साथ ये चिड़िया ही उस कमी को पूरा करने के लिए रोज़ आती है और अपनी बात कहती रहती है। शायद समझा भी पाती है, जितना शायद मैं बोल पाता हूँ, कह पाता हूँ, उससे ज़्यादा ये बोल जाती है। सुबह ही है ना, सुबह होने के पहले चिड़िया चहचहाती है, रोशनी की आहट 2 घंटों पहले जगाती है। उससे पूछा कि वह कैसे यह सब जान जाती है, सूरज को भी अपना हिस्सा, अपना अंग बताती है। तो उसी तरह ये चिड़िया आकर के रोज़ चहचहाती है, अपनी बात कहती है। वह अपनी कथा कहती है, जो हम लोगों की कथाओं से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काश हम इनकी कथाओं को सुन सकते, तो दुनिया में कोई झगड़े नहीं होते, ये कोई बंटवारा नहीं करती है। मंदिर पर भी उसी भाव से जाके बैठ जाती है, मस्जिद पर भी बैठ जाती है, कोई हिंदुस्तान में भी रहती है, उड़ के पाकिस्तान में भी चली जाती है। किसी जाति, किसी धर्म, किसी प्रजाति का कोई नहीं। और इसीलिए इस चिड़िया के लिए वो जो चींटी वाली कहानी कहता हूँ, कि वो चींटी अपनी प्रजाति को छोड़ करके, जो चींटियों का भला नहीं करती, इस चिड़िया का भी भला करती, और ज़रूरत पड़ने पर ये चींटी भी, ये चिड़िया भी सबका भला करती है। तो वह विस्तार, वो जो ईश्वरत्व है, वो हम में भले ही है, लेकिन भले ही हम उसका एहसास ना पा रहे हों, खोते जा रहे हों, लेकिन इस चिड़िया में है, इन जीव जंतु वनस्पतियों में है। तो इसलिए जब ये आ जाती है, तो मेरे इस प्रोग्राम में भावगंगा की और डिविनिटी आ जाती है, ईश्वरीय कृपा बरस जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा, आज के बाद मैं रोज़ आपको शायद लिंक नहीं भेज पाऊँगा, लेकिन आप जिस तरह से देख रहे हैं उस तरह से देख पाएंगे। समय 8 बजे के आसपास रहेगा, क्योंकि आजकल ठंडक ज़्यादा पड़ रही है। थोड़ा धूप हो जाए तब बैठ करके, क्योंकि यहाँ पर खुले में होता है, तो ठंडक से भी बचाना है। तो खुले में जब 8 बजे के आसपास ही प्रोग्राम शुरू करने में स्वास्थ्य के लिए ठीक है।
जो लोग सुबह 8 बजे सुन पाते हैं वो तो अच्छा है, जो नहीं सुन पाते हैं उनके लिए रिकॉर्डेड उपलब्ध है। और जो डायरियों के अंश से कुछ सुनाया था वो लोगों को बहुत पसंद आया, तो इसलिए वो सिलसिला अभी चालू रख रहे हैं कुछ दिनों तक, जब तक डायरियों के अंश पुस्तकों वाले उपलब्ध हैं। वो थोड़ा थोड़ा सुना कर फिर गज़लों पे आएंगे, उन पे गज़लों के शेरों पे चर्चा करेंगे। वो आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत ही आह्लादकारी और बहुत उत्साहवर्धक लगातार मिलती रह रही हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात भी है, सार्थकता भी है। अब ये इन पौधों के बारे में और चिड़ियों के बारे में और ये सब जो चीज़ें हैं, इनके ध्यान करते हुए इन लाइनों का आनंद लीजिए। 21 अगस्त 1997, 21 अगस्त 1997 की डायरी है। जो कोमलतम चीज़ें हैं वे बाहर हैं, खुली हैं, खुली में बिखरे हैं, और जो कठोरतम चीज़ें हैं वे छिपी हैं। प्रकृति भी, ईश्वर भी कैसा बनाता है इस धरती को, इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को, या कैसे ये ब्रह्मांड है कि जो कोमलतम चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा कोमल चीज़ें हैं, वे बाहर हैं, खुली हैं, खुले में बिखरी हैं, और जो कठोरतम चीज़ें हैं वे छिपी हैं। कभी आपने गौर किया है? प्रकृति में तो चारों ओर यही दिखता है, फूल खुले हुए हैं, खुले में हैं, बाहर बाहर, कठोर बीज, तने तथा जड़ें छिपी हुई हैं। कठोर बीज, तने और जड़ें छिपी हुई हैं। कोमल पत्तियां बाहर बाहर हैं। कोमल प्रवृत्ति के लोग तथा बच्चे बाहर बाहर घूम रहे हैं। कोमल प्रवृत्ति के लोग तथा बच्चे बाहर बाहर घूम रहे हैं। प्रकृति और मनुष्य में साम्य तो नहीं है, लेकिन कठोरता और कोमलता के आधार पे कहा जा रहा है कि अपराधी छिपे हुए हैं या छिपकर ही घूमने की कोशिश करते हैं, और सरल लोग और बच्चे ये बाहर बाहर घूम रहे हैं। धरती में भी देखें तो कोमल मिट्टी, रेत बाहर बाहर है, और लौह, खनिज तथा कठोर चीज़ें धरती के अंदर। तो जो कोमल है वो बाहर खुले में घूम रहा है, और जो कठोर हवा, वायु, जल, ये सब बाहर बाहर हैं। और जो खैर जल तो अंदर भी है, बाहर भी है, लेकिन अधिकांश आप यही देखेंगे कि जो कोमलतम चीज़ें हैं वो बाहर बाहर घूम रही हैं, और जो कठोरतम चीज़ें हैं वो अंदर हैं। अब उसी दिन एक दूसरा आयाम लिखा गया। अक्सर व्यवस्थाएं बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें करती हुई दिखती हैं। अक्सर व्यवस्थाएं बहुत अजीबोगरीब चीज़ें करती हुई दिखती हैं। वे किसी कुप्रवृत्ति के मूल कारण को हटाने का प्रयास नहीं करती, केवल उन कुप्रवृत्तियों से प्रभावित कुछ व्यक्तियों को दंडित करने या हटाने का प्रयास करती हैं। ये जो पैराडॉक्स है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, यह व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं कमज़ोर करता जाता है और बाद में उन्हें समाप्त ही कर देता है। अक्सर व्यवस्थाएं बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें करती हुई दिखती हैं। वे किसी कुप्रवृत्ति के मूल कारण को हटाने का प्रयास नहीं करती, केवल उन कुप्रवृत्तियों से प्रभावित कुछ व्यक्तियों को दंडित करने या हटाने का प्रयास करती हैं। यह ऐसे ही है कि यदि किसी भड़भूजे की हाँड़ी में या हाँड़ी में भूजा भुना जा रहा हो, दाने फूट रहे हों, और कोई चाहे कि जो दाने छिटक कर बाहर आ गए हैं उन्हें बटोर कर, तो जो दाने फूट रहे हों और कोई चाहे कि जो दाने छिटक कर बाहर आ रहे हैं उन्हें ही सजा दे करके या उन्हीं को बटोर करके फेंक करके सोचे कि अब वो भूनने की प्रक्रिया और बाहर अब उड़ करके दाने जो आएंगे वो प्रक्रिया ख़त्म की जा सकती है या रोकी जा सकती है, तो यह कितनी बड़ी मूर्खता है। व्यवस्था में के अंदर भी कुछ व्यक्तियों को रोकने से प्रक्रियाएं नहीं रुकती, कुछ व्यक्तियों को दंडित करने से या रोकने से प्रक्रियाएं नहीं रुकती। हमें वह तापमान और बहुत सारी चीज़ें, वह शिक्षा, वह संस्कार, वो बहुत सारी चीज़ों
देनी होंगी, जिससे कि वह जो अपराधी प्रवृत्ति पैदा हो रही है वह रुके। लेकिन अगर दुष्यंत कुमार का जो शेर है कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, अगर सबके मन में वही गुनाह आ गया है या सबकी प्रवृत्तियां उसी तरह हो गई हैं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई ज़मानत पर रिहा है और कोई है फरार, अगर वह स्थिति है तो हम किस किस को सज़ा देंगे? क्या हमारे पास इतने सज़ा देने के संसाधन हैं, इतनी जेलें हैं कि सबको बंद किया जा सके? अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और बाकी सब लोग चुप हैं, इसका मतलब कि वो सब आंतरिक रूप से उस अपराध में शामिल हैं। कहाँ कहाँ तक सज़ा देंगे? और सज़ा कौन देगा? व्यक्तियों का समूह ही व्यवस्था बनाता है और जो व्यवस्था बनी है वही सज़ा देती है। तो जब व्यक्ति ही उस कुप्रवृत्ति को स्वीकार कर रहे हैं तो फिर किसको सज़ा मिलेगी और कैसे मिलेगी? फिर वो दिखावा मात्र रह जाता है कि इसको सज़ा मिली, इसको सज़ा मिली। लेकिन अगर गलत चीज़ें लोगों के अंदर आ रही हैं, चाहे लोभ हो, चाहे हिंसा हो, चाहे चारित्रिक पतन हो, अगर लोगों के अंदर है तो उसका प्रस्फुटन समाज में दिखाई देगा और वो रोका नहीं जा सकेगा जब तक संस्कार द्वारा यह न रोका जाए या संवेदना द्वारा या जुड़ाव द्वारा। वही एक रास्ता है। व्यवस्था के अंदर कुछ व्यक्तियों को रोकने से प्रक्रियाएं नहीं रुकती। प्रक्रिया रोकने के लिए आग बुझाने का इंतजाम करना पड़ेगा। प्रक्रिया को रोकने के लिए आग बुझाने का इंतजाम करना पड़ेगा या कम से कम हांडी या बर्तन को उस आग से दूर ले जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक इंसुलेशन की ज़रूरत है या आग बुझाने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, और ये आग बुझाई जा सकती है जो गलत संस्कारों और गलत तरीक़ों का संवेदना के द्वारा, जुड़ाव के द्वारा। क्योंकि ये गलत काम हम तभी करते हैं या करने को सोचते हैं जब हम धरती को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक जिससे संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, एक जिससे संवेदनात्मक जुड़ाव नहीं महसूस करते हैं। यहाँ संवेदनात्मक जुड़ाव नहीं महसूस करते हैं वहाँ सारे गलत काम करते हैं, अपराध करते हैं, और जहाँ संवेदनात्मक जुड़ाव नहीं महसूस करते हैं वहाँ अपराध तो नहीं करते बल्कि अपराध करके जो हासिल हुआ उसे भी ला कर के वहाँ देने की कोशिश करते हैं और फिर वह भी उस पाप में शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी स्वीकार कर रहे होते हैं उस आपके पाप को, जो जहाँ पे आप उस संसाधन को, पाप से लाए हुए संसाधन का इस्तेमाल करते हैं। स्वामी प्रेमानंद गिरी जी ने कमेंट लिखा है। स्वामी जी को नमस्कार। बिल्कुल सही आपने लिखा है, अपराध अनुसंधान से भी अधिक अनिवार्यता अपराध निरोध की व्यापकता है। अपराध अनुसंधान कैसे पता लगाएं और जिसने किया उससे सज़ा दें, वह ठीक है, टेम्प्रोरी या शॉर्ट टर्म मेज़र हो सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी यह है कि अपराध निरोध, अपराध हो ही नहीं। इसके लिए राम राज्य की जो कल्पना थी उसके में किसी कोई अपराध करता ही नहीं, किसी के मन में अपराध की भावना ही नहीं आती थी। वो संस्कार की बात। और राम का चरित्र अगर आप अपने में अपनाएं तो अपराध की भावना वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। 31 अक्टूबर 1997। एक बात इधर लगातार ध्यान में आ रही है, हम जिसे अपना भोजन बनाते हैं उन्हें समाप्त नहीं होने देना चाहते। ये बड़ा पैराडॉक्स है और इसमें संवेदना भी जुड़ी हुई है, ज़रूरत भी जुड़ी हुई है, और संवेदना और ज़रूरत का सामंजस्य रहे, संवेदना और नीड का सामंजस्य रहे, बैलेंस रहे तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ इसमें ग्रीड और संचय की प्रवृत्ति आ जाती है वहीं खतरनाक हो जाता है। लेकिन जहाँ ग्रीड और संचय की प्रवृत्ति आ जाती है वहीं खतरनाक हो जाता है। 31 अक्टूबर 1997 का है। एक बार इधर लगातार ध्यान में आ रही है, हम जिसे अपना भोजन बनाते हैं उसे समाप्त नहीं होने देना चाहते, उसको स्थायी और शाश्वत करना चाहते हैं, उसको स्थायी और शाश्वत करना चाहते हैं, उसकी खेती करना चाहते हैं, उसको पालते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं,
उसे भोजन खाद पानी देते हैं। जिसे हम अपना भोजन बनाते हैं उसे समाप्त नहीं करना चाहते, उसको स्थायी और शाश्वत करना चाहते हैं, उसकी खेती करना चाहते हैं, उसको पालते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे भोजन खाद पानी देते हैं। बड़ा पवित्र रिश्ता है। जिसको पेट में रखते हैं उसे इतना ध्यान अपनापन देते हैं। जिसको पेट में रखते हैं भोजन के रूप में और चाहे बच्चे के रूप में, उसे इतना ध्यान अपनापन देते हैं। यह चिंतन उभरा एक चुटकुले से। यह चिंतन उभरा एक चुटकुले से। एक लड़के ने एक गर्भवती स्त्री के फूले हुए पेट को देखकर उससे पूछा। एक लड़के ने एक गर्भवती स्त्री से के फूले हुए पेट को देखकर उससे पूछा, छोटे बच्चे ने, शायद जिसने पहली बार गर्भवती स्त्री देखी होगा, फूला हुआ पेट देखा होगा, छोटा बच्चा 3-4 साल का, आपके पेट में क्या है? उस औरत ने कहा बच्चा है। उस औरत ने कहा बच्चा है। तो उस लड़के ने उसे बड़े भोलेपन से पूछा, फिर आपने उसे खा क्यों लिया? फिर उस बच्चे ने बड़े भोलेपन से पूछा, फिर आपने उसे खा क्यों लिया? इस चुटकुले ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर बाध्य किया। इस चुटकुले ने बहुत कुछ सोचने पर आपको भी बाध्य करेगा किया। वाकई जिसको हम पेट में रखते हैं उसे अपने बच्चों जैसा ही प्यार करते हैं। वाकई जिसे हम अपने पेट में रखते हैं उसे अपने बच्चों जैसा ही प्यार करते हैं। अन्न को कितना प्यार करते हैं। दूध पीते हैं तो गाय को परिवार के सदस्यों जैसा प्यार करते हैं। दूध पीते हैं तो गाय को परिवार के सदस्यों जैसा प्यार करते हैं। अन्न खाते हैं तो फसलों को बेटों जैसा प्यार करते हैं, और फल खाते हैं तो वृक्ष को बेटों जैसा प्यार करते हैं। यह प्रवृत्ति रही है। अब आजकल हम असंवेदनशील हो रहे हैं, वो बात दूसरी है। और जब असंवेदनशीलता होने लगती है तो बच्चों के प्रति भी होने लगती है और प्रकृति के प्रति भी होने लगती है। और ख़ास करके अगर हम किसान नहीं हैं तो ये प्यार नहीं समझेंगे। हम अगर खरीद करके लाते हैं तो वो चीज़ नहीं समझेंगे। अगर हम माँ नहीं हैं, खरीद करके लोगों को ले आए, नौकरों को ले आए या बच्चे को ले आए, तो वह भाव नहीं आएगा। यह भाव या तो माँ समझेगी जिसने पेट में रखा है, और या हम जो पेट में रखने वाली चीज़ों को उपजाते हैं वो समझेंगे। हम अगर खाते हैं, भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन से प्यार होगा, लेकिन वह जहाँ से आ रहा है वह रिश्ता तभी स्थापित होगा जब हम जिसे खाते हैं खुद उगाते हों, खुद उसे संचित करते हों, खुद पेड़ लगाते हों। अगर हम खरीद के लाते हैं तो फिर वो प्यार ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर हम पैसे से प्यार करने लगेंगे, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। कहीं ना कहीं वो नेचुरल प्यार की जगह पे सब्स्टिट्यूशनल प्यार होने लगता है, और प्रतिरोपित या आरोपित या ट्रांसफर प्यार होने लगता है। वाकई जिसको हम पेट में रखते हैं उसे अपने बच्चों जैसा ही प्यार करते हैं। दूध पीते हैं तो गाय को परिवार के सदस्यों जैसा प्यार करते हैं। अन्न खाते हैं तो फसलों को बेटों जैसा प्यार करते हैं, और फल खाते हैं तो वृक्ष को बेटों जैसा प्यार करते हैं। रिश्ता बड़ा गूढ़ है। ऊपर से दिखता है कि हम कुछ खा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं गहरे उस प्रजाति को अपना रहे होते हैं, पाल पोस रहे होते हैं। ऊपर से दिखता है कि हम कुछ खा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं उस प्रजाति को अपना रहे होते हैं, स्वीकार कर रहे होते हैं। और ये खाना और अपनाना दोनों जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं। ये खाना और अपनाना दोनों जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं। हम हर उस चीज़ का सेवन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ प्यार, हिफाजत और सेवा भी। हम उस चीज़ का सेवन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ प्यार, हिफाजत और सेवा भी। जंगल के शेर की कहानी याद आती है, जिसमें शेर को रोज़ एक जानवर खाने के लिए चाहिए था। जंगल के शेर की वो कहानी याद आती है जिसमें शेर को रोज़ एक जानवर खाने के लिए चाहिए था।
जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर आपस में तय करके शेर के साथ समझौता कर लिया था कि वे उसके लिए एक एक जानवर रोज भेजा करेंगे। शेर जानवरों का सेवन भी कर रहा था और साथ ही साथ कहीं गहराई से उसकी सुरक्षा भी। शेर जानवरों का सेवन भी कर रहा था और साथ ही साथ कहीं गहराई में उसकी सुरक्षा भी। शेर कभी नहीं चाहेगा कि उसके जंगल क्षेत्र से सारे जानवर समाप्त हो जाएं। शेर कभी नहीं चाहेगा कि उसके जंगल क्षेत्र से सारे जानवर समाप्त हो जाएं। इसी प्रकार आदमी कभी नहीं चाहेगा कि सारे पेड़ और सारी वनस्पतियां समाप्त हो जाएं। आजकल ये असंवेदनशील और अप्राकृतिक सोच वाले मनुष्यों को छोड़कर और ऐसी व्यवस्थाओं को छोड़कर आज पर्यावरण के संतुलन के लिए मनुष्य स्वयं ही वृक्षों के पालन पोषण को यज्ञ मानने लगा है। अब चारों तरफ जो माहौल बन रहा है उससे आदमी के सोच में परिवर्तन आने लगा है। आज पर्यावरण के संतुलन के लिए मनुष्य स्वयं ही वृक्षों का पालन पोषण को यज्ञ मानने लगा है और मुझे विश्वास है कि 21वीं शताब्दी में, ये 20वीं शताब्दी में लिखा जा रहा है, 97 के 31 अक्टूबर को लिखा जा रहा है। तो और मुझे विश्वास है कि 21वीं शताब्दी में इकोलॉजी, पर्यावरण संतुलन ही विश्व के सर्वमान्य धर्म के रूप में उभरेगा। भविष्य का धर्म यही पर्यावरण बचाना, धरती बचाना, पर्यावरण संतुलन और सर्वव्यापी संवेदना ही होगा भविष्य का धर्म, 21वीं शताब्दी का धर्म। ये मैं 20वीं शताब्दी में लिख रहा हूँ और आज मुझे खुशी है इस भावगंगा में से आपके सामने रखते हुए। आज पर्यावरण के संतुलन के लिए मनुष्य स्वयं ही वृक्षों के पालन पोषण को यज्ञ मानने लगा है और मुझे विश्वास है कि 21वीं शताब्दी में इकोलॉजी, पर्यावरण संतुलन ही विश्व के सर्वमान्य धर्म के रूप में उभरेगा। यह रिश्तों का मकड़ जाल है। कैसे अजीब अजीब रिश्ते होते हैं इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में, इस धरती में। हम सेवन भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। शुरू में मुझे इस तरह के संबंध बहुत विरोधाभासी लगते थे। शुरू में मुझे इस तरह के संबंध बड़े विरोधाभासी लगते थे और विज्ञान का विद्यार्थी होने की वजह से बहुत उलझे और परेशान करने वाले लगते थे। और विज्ञान का विद्यार्थी होने की वजह से बहुत उलझे और परेशान करने वाले लगते थे। लेकिन अब जैसे जैसे गहराई में देखते हैं, चीज़ें बहुत साफ और स्पष्ट होने लगी हैं। लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ों को गहराई में देखते हैं, वैसे वैसे चीज़ें बहुत साफ और स्पष्ट होने लगी हैं, दिखने लगी हैं। और साइंस में भी जो बिल्कुल तर्क के आधार पे था, वहाँ पर अब क्वांटम मैकेनिक्स भी आ गया है, जहाँ पे संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज़ और उसकी हाइपोथेसिस के आधार पर चीज़ों को देखा जाता है। और फिर वो हाइपोथेसिस जब सत्य होने लगते हैं तो उस सत्यता को के लिए भी एक नई हाइपोथेसिस बनानी ही पड़ती है कि वो जो हाइपोथेसिस ब्रह्मांड के उन तरंगों या मटेरियल्स या चीज़ों के व्यवहार को स्थापित करे, सच सिद्ध करे। तो क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी, क्लासिकल मैकेनिक्स वहाँ पूरी नहीं हो पाई। और इसी तरह से अब तमाम और जो थ्योरीज़ हैं, वेब थ्योरी और वो सब नई नई जो थ्योरीज़ उभर रही हैं विज्ञान में भी, वह इसी सच्चाइयों को समझने की प्रक्रियाएं हैं। और एक और दिन का डायरी का अंश सुना करके फिर उन गज़लों पर आते हैं। और हम लोगों का प्रोग्राम कोशिश यही रहेगी कि 45 मिनट के आसपास या 1 घंटे 45 मिनट में समाप्त हो, क्योंकि दिन छोटा होने लगा है, आपको भी तमाम सारे और कार्यों के लिए जाना होगा। तो इसलिए 45 मिनट के आसपास का प्रोग्राम हम लोग 8 से 8:45 तक रखने की कोशिश करेंगे। 1 दिसंबर 97, आपको किसी के साथ कहीं निकलना है और आप जो समय कहते हैं उससे 1 घंटे बाद ही वह तैयार होता है। बहुत लोगों की आदत होती है देर में तैयार होने की। आपको किसी के साथ कहीं निकलना है और आप जो समय कहते हैं उससे 1 घंटे बाद ही वह तैयार होता है, जिससे कि आप लोग प्रोग्राम में 1 घंटा लेट हो जाते हैं। अब अगली बार आपको 8 बजे निकलना है। तो आप क्या करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो 1 घंटे लेट जाएं वहाँ पर प्रोग्राम में,
और या उसको 1 घंटा पहले ही समय बता दें कि चलो 7 बजे निकलना है, तो क्या ये झूठ होगा? अब अगली बार आपको 8 बजे निकलना है, लेकिन आप उस व्यक्ति से कहते हैं कि हम लोग 7 ही बजे निकलना है। अब आप ही बताइए कि आप द्वारा ये बोला गया झूठ है या आप द्वारा ज़ीरो एरर, शून्य दोष दूर करने का प्रयास। साइंस में, फिज़िक्स में एक ज़ीरो एरर होता है। जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहे तराजू वेट नापते हैं और चाहे लंबाई नापते हैं, तो अगर उसमें ज़ीरो एरर है, उस इंस्ट्रूमेंट का कोई एरर है, तो उसको फिर करेक्ट करके ही उसको एक्चुअल मेज़रमेंट बताते हैं। जैसे अगर किसी कोई लेंथ है, उससे आप लंबाई नाप रहे हैं, लेकिन वो 12 इंच की जगह पे 11 इंच का है, और किसी ने आपको कह दिया कि ये 1 फीट है, लेकिन वो है दरअसल 1 फीट नहीं है, 11 इंच है। तो अगर आप उससे नाप रहे हैं, तो जितना उससे नाप आया, अगर एक उस लकड़ी से या उस चीज़ से 2 बार कोई चीज़ आई 2 फीट, तो मतलब 24 इंच नहीं हुआ, 22 ही इंच हुआ। तो 2 इंच आप बढ़ा करके बताते हैं कि इसका एक्चुअल लेंथ 24 इंच है, मतलब 22 इंच है। 24 इंच नहीं कहते हैं, 2 इंच घटा करके बताते हैं। ये ज़ीरो एरर का आपने करेक्शन किया। वह खुद इंस्ट्रूमेंट में 1 इंच का एरर था, उसको आपने 2 इंच। ऐसे ही नाप रहे हैं तराजू में, जैसे पसंगा है तो पसंगे को फिर करेक्ट करके उसका एक्चुअल वेट लेते हैं। या जैसे वेइंग मशीन है, वो उसका जो सिग्नल है, अगर एक पहले है और आप उस पर खड़े हो गए, तो 1 किलो आपका वजन कम बताएगा, क्योंकि वो 0 तक जाने में 1 किलो लगाएगा और फिर उतना जाने में, तो जितना है, जितना वो दिखा रहा है उससे 1 किलो ज़्यादा है फिर आपका वजन। तो ये, लेकिन अगर आप उसको देख लेंगे तो ज़ीरो एरर के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं कि एक्चुअल मेज़रमेंट इतना है, चाहे जिस रूप में हो, चाहे लंबाई में हो, चाहे वॉल्यूम में हो, या जहाँ भी हो, ये ज़ीरो एरर करेक्शन कहा जाता है। तो ये भी कहा जा सकता है इंस्ट्रूमेंट झूठ बोल रहा है, या वो इंस्ट्रूमेंट की इनबिल्ट वह स्पेशलिटी है, कह लीजिए विशेषता है, और उसको आप करेक्ट कर ले रहे हैं, इसको ज़ीरो एरर करेक्शन कहते हैं, करेक्ट करने की बात। तो उसी तरह से वह व्यक्ति, जब आप किसी के उस हैबिट को जान गए कि 1 घंटे बाद तैयार होता है और उसको 1 घंटा पहले बता देते हैं, कि तो यह झूठ बोलना नहीं हुआ, वो उस इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो एरर करेक्शन है। जब उस फीट से जो 11 ही इंच का है, आपने 2 फीट नापा और 22 इंच बताया, तो क्या आपने झूठ बोला? नहीं, आपने कहा कि 2 फीट से 2 इंच कम है, वह आपने ज़ीरो एरर करेक्शन किया। 2 फीट बताते तब शायद वो गलत हो जाता। तो यहाँ भी आप इस अपराध बोध में मत रहिए कि आपने झूठ बोला है, आपने ज़ीरो एरर करेक्शन किया। अब आप ही बताइए कि आप द्वारा यह बोला गया झूठ है या आप द्वारा ज़ीरो एरर या शून्य दोष करने का प्रयास। किसी वैज्ञानिक उपकरण से यदि हम कुछ भी न माप रहे हों और फिर भी उसकी सुई यदि शून्य से कुछ आगे या पीछे रहती है, तो उस दोष को शून्य दोष या जीरो एरर कहते हैं। इस उपकरण से लिए गए मापों से सही आकलन के लिए जीरो एरर जोड़ या घटा देते हैं, जैसा मैंने अभी आपको स्पष्ट किया। तो तमाम सारे झूठ और असत्य जो लोग बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं, दरअसल वह या तो शून्य के दोष हैं या उनके निराकरण के समायोजन के फैक्टर्स हैं, प्रयास हैं। तो तमाम सारे शून्य दोष मतलब झूठ जो बोलते दिखते हैं, इसलिए झूठ को भी पहचानना होगा कि ये वाकई झूठ है या हमें झूठ लग रहा है। सत्य तक पहुंचने के बहुत खुली आंखों से बहुत दूर तक साधना करनी पड़ती है, तब सत्य दिखता भी है। तो मैंने एक बार कहा भी था, अपनी आंखों पर विश्वास करिए, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन पर भी मत विश्वास करिए, कई बार उसको देखिए, समझिए, तब आप सत्य समझ पाएंगे। कई बार भ्रम भी हो सकते हैं पहली बार देखने पे,
कई बार कुछ खास कारण की वजह से वह ऐसा दिख रहा है, सामान्य वो नहीं है। तो इसलिए हमेशा ही सच्चाई के लिए, इसीलिए साइंस में रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और रिपीटेबिलिटी बार बार वो वही हो, और बार बार के लिए बार बार देखना आवश्यक है। तो निरंतरता, सततता, कंटिन्यूटी, बार बार जो वही दिखे वह सत्य है। सत्य को बहुत आसानी से नहीं समझा जा सकता या जाना जा सकता। तो तमाम सारे झूठ और असत्य जो बोलते लगते हैं, दरअसल या तो शून्य के दोष हैं या उसके निराकरण के समायोजन के फैक्टर्स हैं, प्रयास हैं। मज़ेदार बात यह है कि अगली बार से जब आप लोगों को 8 बजे जाना होगा और मज़ेदार बात यह है कि अगली बार से जब आप लोगों को 8 बजे जाना होगा और आप अगले से 7 ही बजे तैयार होने को कहेंगे, तो वह भी आपके ज़ीरो एरर का अनुभव करेगा। आपने अपने अंदर भी एक ज़ीरो एरर पैदा कर दिया कि आप 8 बजे निकलना और 7 बजे कह रहे हैं। तो वह अगर आपने वो ज़ीरो एरर करेक्शन का एक ज़ीरो एरर अपने अंदर जो किया, वो एक चेन सिलसिला चल जाता है। वो भी समझेगा कि ये 8 बजे निकलना है, ये मुझे 7 बजे कह रहे हैं, तो उसके मन में भी है कि 8 बजे निकलना है, तो वह भी आपके ज़ीरो एरर का अनुभव करेगा। इस तरह से एक शून्य दोष से निजात पाने के लिए आपने अपने अंदर भी एक शून्य दोष, ज़ीरो एरर पैदा कर लिया। इसी तरह से शून्य दोषों का चेन रिएक्शन के रूप में फैलाव चलता रहता है, और फिर वह ट्रेंड करेगा। एक बार तो आपका काम वो 8 बजे निकलना, 7 बजे कहा, वो तैयार हो गया 8 बजे और गए और वहाँ टाइम से पहुँच गया, तो उसे लगा कि आपने कहा था कि 8 बजे निकलना है और 7 बजे निकलना है, और 8 बजे निकले फिर भी टाइम से पहुँच गए, तो उसे लगा कि आप 1 घंटा पहले बता दे रहे हैं। तो अब फिर अगली बार वो रिलैक्स होकर के शायद आपने जितना कहा है उसे 1 घंटे बाद ही तैयार होगा। मतलब अपने तरीके से 8 बजे तैयार होने का फिर टारगेट बनाएगा, और फिर वही 1 घंटे या आधे घंटे देर से तैयार होगा। तो ये एक चेन रिएक्शन भी चलता रहता है। एक तरह से ये गेम्स एक दूसरे से हम लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से खेलते रहते हैं। जिस तरह पूर्ण सत्य, परम सत्य कोई नहीं बोल सकता, वैसे ही पूर्ण असत्य, परम असत्य भी कोई नहीं बोल सकता। ये बड़ी मज़ेदार बात। जैसे कोई पूर्ण सत्य कभी नहीं बोल सकता, वैसे पूर्ण असत्य भी कोई नहीं बोल सकता। अधिकांश झूठ क्या तो आसपास के शून्य दोष के निराकरण के लिए, परिवेश से समायोजन के लिए ही बोला जाता है। अधिकांश झूठ तो आसपास के शून्य दोष के निवारण के लिए, परिवेश से, एटमॉस्फेयर से, वातावरण से समायोजन के लिए ही बोला जाता है। जिसमें शून्य दोष, जीरो एरर न हो, वह संत है, पीर है, पैगंबर है, अवतार है। जिसमें शून्य दोष, जीरो एरर न हो, वह संत है, पीर है, पैगंबर है, अवतार है। वह शून्य दोष रहित है। लेकिन यह शून्य दोष है बहुत प्रचलित। यह शून्य दोष, जीरो एरर बहुत प्रचलित है, यत्र तत्र सर्वत्र दिखता है। इस जीरो एरर को कम करना महान साधना है। ये जीरो एरर या शून्य दोष को कम करना महान साधना है कि हम जस का तस ही बोलें और उसके बाद उसी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार रहें। तो ये रहा आज के डायरियों के अंश, और अब गज़लों के कुछ शेर, गज़ल के कुछ शेर आपके सामने रखते हैं। जो हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। मैंने हमेशा लोगों को सुना है उन्हें समझने के लिए। मैंने हमेशा लोगों को सुना है उन्हें समझने के लिए, प्रतिक्रिया करने के लिए कभी की सुनवाई नहीं। वही लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिएक्ट। हमेशा सुने समझने के लिए, प्रतिक्रिया करने के लिए नहीं। प्रतिक्रिया ना करें, बल्कि फिर सब कुछ समझ करके, सोच विचार करके क्रिया ही करें। अन्यथा अगर हम किसी के शब्दों या किसी के कार्यों के प्रतिक्रिया करने लगेंगे, तो फिर तो हम तो फुटबॉल हो जाएंगे। कुछ भी कहेगा हम उसके प्रतिक्रिया में इधर उधर करने लगेंगे।
लेकिन हम अपने अंतर से विचार करके, सारी चीज़ों को समझ करके, किसी के शब्द, बाकी सारे शब्द, अपने की ज़रूरतें और संपूर्ण जुड़ाव की भावना, उसके बाद जब कोई निर्णय लेंगे तो वह सही होगा, सच्चा निर्णय होगा। मैंने हमेशा लोगों को सुना है उन्हें समझने के लिए, और मैं जहाँ मैं लिखता हूँ वहाँ आप सब शामिल हैं। आप लोग सब उसको मैं अपने को रख लीजिएगा। प्रतिक्रिया करने के लिए कभी की सुनवाई नहीं है। और पांचों तत्व अपनी अपनी तरह से करते हैं सफाई, केवल पानी से ही होती सफाई नहीं है। बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि केवल पानी से धो देने से ही सफाई होती है। अलग अलग तरीके की सफाई है, और वायु से भी सफाई होती है, सूर्य की धूप से भी सफाई होती है, बहुत सारी चीज़ें, इवन बैक्टीरिया, वायरस, ये सब सूर्य की रोशनी से ख़त्म हो जाते हैं। जो पानी नहीं धो पाता वो इसकी रोशनी धो देती है। तो पांचों तत्व से सफाई होती है, खुले में रख देने से सफाई हो जाती है। पांचों तत्व अपनी अपनी तरह से करते हैं सफाई। वैक्यूम क्लीनर हवा से सफाई करता है, केवल पानी से होती सफाई नहीं है। लोगों को बहुत बड़ी कई लोगों को गलतफहमी रहती है कि बस पानी से ही सफाई होती है, दिन रात हाथ धोते रहते हैं या पानी से सफाई करते रहते हैं। उन्हें यह आभास ही नहीं है, ये सफाई का कोई एक तरीका नहीं है, ऑब्सेशन है। सफाई का तो अनगिनत तरीके हैं, और ज़्यादा सफाई नुकसान करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सफाई करते हैं तो अपने अंदर की इम्यूनिटी ख़त्म करते हैं। आखिर आप सफाई करते हैं कि हम बीमार ना पड़ें, और आपके शरीर की इम्यूनिटी ख़त्म हो गई तो आप जरा सा भी कुछ इन्फेक्शन या वायरस या हर किसी गंदगी देख करके ही या तो मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे, या वो गया तो आप बीमार हो जाएंगे। जो लोग ज़्यादा सफाई करते हैं वो कहीं ज़्यादा बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं। और जिसको लोग गंदगी कहते हैं, एक बैलेंस स्थिति तक सफाई रहनी चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जहाँ सफाई होने लगती है वहाँ पर जीवन और क्रिएटिविटी नष्ट होने लगती है। जीवन और क्रिएटिविटी के लिए एक सीमित गंदगी ज़रूरी है, इसे हम गंदगी भी कह सकते हैं, या उस क्रिएटिविटी के उस आफ्टर इफेक्ट या बिखराव या फैलाव या जो भी कह लीजिए। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कई बार बोलते बोलते, कहते कहते शब्दों से ज़्यादा मैं बोलने की कोशिश भी करता हूँ, और शब्दों से ज़्यादा आप समझने की भी कोशिश करते हैं, इसलिए आप समझ लेते हैं मेरे भावों को, क्योंकि केवल शब्द ही नहीं बोल रहे होते हैं, पूरा परिवेश बोल रहा होता है। तो पांचों तत्व अपनी अपनी तरह से करते हैं सफाई। आग भी सफाई करती है, जल भी सफाई करता है, खुलापन भी सफाई करता है, आसमान भी सफाई करता है, सूरज भी सफाई करता है, सब कुछ, ऊष्मा भी सफाई करती है। पांचों धरती भी सफाई करती है। धरती कैसे सफाई करती है? धरती के जो तत्व हैं, कीड़े मकोड़े, मतलब गाँव में लोग जो खुले में शौच जाते हैं, अगर आप आज जाइए और कल जाइए तो आपका अपना ही शौच वहाँ नहीं मिलेगा। कीड़ों ने खा लिया होगा, सुअर ने खा लिया होगा, मिट्टी में पता नहीं कौन कौन से जीवाणु निकल करके और उसको सब बराबर कर चुके होंगे। कितने तरह से सफाई होती है। पांचों तत्व अपनी अपनी तरह से करते हैं सफाई, केवल पानी से होती सारी सफाई नहीं है। और जिसने अफवाहों को बहुत पढ़ा सुना या देखा, जिसने अफवाहों को बहुत पढ़ा सुना या देखा, कौन कहता है कि उसने अफवाह की संख्या बढ़ाई नहीं है? जिसने अफवाहों को बहुत पढ़ा सुना या देखा, कौन कहता है कि उसने अफवाह की समस्या बढ़ाई नहीं? अक्सर ऐसे लोग फिर उन समस्याओं को कहीं ना कहीं या तो स्वीकार कर रहे होते हैं, अन्यथा वो उसका विरोध करते, रोकते कि प्लीज़ अफवाहें मत फैलाइए, उसकी सच्चाई को बताते, उतना समय देते, समाज में सच्चाई बनी रहे, इसके लिए अफवाहों का विरोध ज़रूरी है। और इस यहाँ तक हम लोगों ने कल इस शेर को पढ़ा था कि जब तक ईश्वर भी बिखर कर कण कण नहीं हो जाता। बड़ी प्यारा शेर है कि जब तक ईश्वर भी बिखर कर कण कण नहीं हो जाता, ईश्वर को भी, जब तक अनंत भी या ईश्वर भी बिखर कर कण कण नहीं हो जाता, ईश्वर को भी ईश्वर की गरिमा मिल पाई नहीं है।
और एक चीज़ और मुझे बहुत परेशान करती है, पर्यावरण के संतुलन के लिए ज़रूरी है कि हम ऊर्जा का या संसाधन का गलत इस्तेमाल ना करें। और हम गर्मियों में ठंडा के लिए एसी की ज़रूरत है, तो शरीर का टेम्परेचर 35 डिग्री होता है, 36 डिग्री होता है, और हम अगर 18 डिग्री पर रखें, एकदम ठंडक कर लें कि शरीर वो टेम्परेचर नुकसान करेगा, और उसके बाद रजाई ओढ़ करके या कंबल ओढ़ के सोते हैं। इतना ठंडा कर लो गर्मी में कि फिर रजाई ओढ़ना पड़े, तो क्यों नहीं 27-28 पर रखें, जहाँ आप नॉर्मल टेम्परेचर, इंजॉयबल टेम्परेचर 28-27 ही रहता है, तो वह रखें। बहुत आप दौड़ भाग कर रहे हैं, पसीना हो रहा है, तो चलिए 25 रख लीजिए, लेकिन 18 डिग्री रख करके और फिर स्वेटर और फिर कंबल और रजाई, इसका क्या मतलब है। और इसी तरह से जाड़ों में तेज हीटर चला, ओढ़ते धुलाई नहीं है। जाड़ों में सोने का मजा है कि तब आप धुलाई ओढ़ के सोएं और हीटर बहुत हल्का लगाएं, लेकिन हीटर खूब तेज कर लेंगे और कुछ ओढ़ने की ज़रूरत नहीं महसूस करें। उल्टा है, गर्मियों में इतना ठंडा कर लेंगे रजाई ओढ़ेंगे, और जाड़ों में इतना हीटर तेज कर लेंगे कि जहाँ रजाई की ज़रूरत है वहाँ रजाई नहीं ओढ़ेंगे। ये कौन सा जीवन का तरीका है। अप्राकृतिक, शुद्ध विशुद्ध अप्राकृतिक है, और पर्यावरण का दोहन है। आप दोनों में पावर का कंजम्पशन ज़बरदस्ती कर रहे हैं, और पावर का कंजम्पशन अगर वह रिन्यूएबल सोर्सेज से नहीं है, अगर वो कोयले से है, और तो फिर वो हमारे धरती के संसाधनों को नष्ट कर रहा है। भविष्य के जनरेशन्स के लिए जो खनिज चीज़ें हैं उनको समाप्त कर रहा है, वो बहुत नुकसानदेह है। और ये शेर जो मैंने कल भी कहा था, अक्सर मैं सब ये जो बातें कहता हूँ या सोचता हूँ कि भविष्य में डेमोक्रेसी को शुद्ध होना है, पूरे धरती में संवेदना ही धर्म होना है, और ये जो ट्रेडिशनल अंधभक्ति के आधार पर धर्म हैं उनमें पर्जिंग होनी है, सुधार होना है, पूरी दुनिया में एक धरती बचाना ही धर्म होना है, और व्यवस्था का भी पूरी धरती की एक व्यवस्था होनी है। ये अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेशों जैसा हो जाने हैं, जिससे फिर लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी धरती पर। जब मैं कहता हूँ कि अगला विश्व युद्ध संवेदनाओं से जीता जाएगा, भले ही इसके लिए न कोई इतिहास रहा, तो लोग कहते हैं कि पांडे जी आप कैसी बातें करते हैं, आप अकेले ये सब कहते हैं तो क्या होगा, इससे कुछ हो जाएगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तब उनके लिए ही मैंने ये शेर लिखा था, और एक बार पहले ही भावगंगा में सुना चुका हूँ। यह सच है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यह सच है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन आदमी चना है यह भी तो सच्चाई नहीं है। आदमी चना है यह भी तो सच्चाई नहीं है। यह सच है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन आदमी चना है यह भी तो सच्चाई नहीं है। और सारे ही जीव मॉडल हैं, उन्हें देखकर हमने किसकी किसकी हरकतें अपनाई नहीं। ये हमें ज़्यादातर जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, वो आप जानते हैं उसके रोल मॉडल कौन है। अक्सर कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार अगर होता है तो हमारे यहाँ भारत में एक अजीब सी परंपरा है। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पुराने ग्रंथों में ये था। अगर पुराने ग्रंथों में ये था तो हम उसको क्यों नहीं बना लिए। अब या तो पुराने ग्रंथों की कमी है, तो उन्होंने नाम लिख दिया, प्रक्रियाएं नहीं बताई कि ये कैसे बनाया जाता है। हो सकता है उनका स्वार्थ रहा हो, ये सब लोग बनाने लगेंगे तो हमारी सिद्धि का क्या होगा। उस सिद्धि को बांटने के लिए, सबके उपयोग के लिए, जन साधारण के उपयोग के लिए न देना चाहते रहे, ये भी एक कमी है। और अगर केवल नाम लिख दिया और उसका तरीका नहीं बताया तो यह विज्ञान नहीं हुआ, ये तो नामकरण हुआ। आज के विज्ञान जिस रूप में है उसका ये अच्छाई है कि अगर मेडिसिन है तो उसके क्या क्या कंटेंट हैं ये बताना होता है। अगर कोई आविष्कार होता है तो कैसे, क्या उसके तरीके हैं बनाने के, उसके उपकरण के, इंस्ट्रूमेंट के, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या चीज़ें लगेंगी, सारा चीज़ स्पष्ट है। ये जो खुलापन है, ये जो ओपननेस है, यही सत्य आधारित विज्ञान को कहता है।
तो लेकिन हमारे जो भी आविष्कार होते हैं उसके अधिकांश के रोल मॉडल कौन होते हैं? मॉडल कौन होता है क्या आप जानते हैं? प्रकृति। हमने उड़ना अगर सीखा तो चिड़ियों से सीखा है। चिड़िया हमारा रोल मॉडल है उड़ने के। चिड़ियों के आधार पर हमने सीखा है। तमाम सारी जो जीव जंतु, वनस्पतियां, कीड़े मकोड़े, उनसे हमने तमाम सारे वैज्ञानिक आविष्कार, जो तकनीक विकसित हुआ है वो उनसे विकसित हुआ है। तकनीक के लिए हमारी खुली आंखों ने जब अपने चारों तरफ के परिवेश को देखना शुरू किया तो वहां से सीखा है। तो सारे ही जीव मॉडल हैं, इन्हें ही देखकर ही हमने किसकी हरकतें अपनाई नहीं है, उनकी हरकतों को अपनाया है और उनकी हरकतों से ही हमने टेक्नोलॉजी विकसित की है। शुरुआत वहीं से मिली है और बहुत सारा आगे बढ़ने का सलीका भी, आगे बढ़ने की बातें भी उन्हीं से सीखी हैं, उन्हीं से आई हैं। सुरक्षा की अपनी बहुत सारी चीज़ें वहीं से आई हैं। ख़ास करके चिड़ियाँ, वनस्पतियाँ, बहुत सारी जो मजबूती है वो पेड़ों के तनों से, जो तमाम सारे हल्के और मजबूत चीज़ें बनाई गई जो हवाई जहाज़ वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, वो इन पेड़ों से सीखा है हमने, इनके तनों से सीखा है। कहीं ना कहीं हमारे सारी जो ज्ञान आज अर्जित हो रहा है, वैज्ञानिक जो प्रगति हो रही है, वो हमारी किताबें यही हैं। पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जीव जंतु, पक्षियाँ, इन्हीं से सीखा है। जब हम अपने ज्ञान को इनके ज्ञान के द्वारा साथ मिला देते हैं तभी विश्व कल्याण और सर्वे भवन्तु सुखिनः होता है। मैं खुली आंखों से ध्यान करने को कहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ध्यान भी करना है तो खुली आंखों से करना। किसी के कहने से अपनी आंखें बंद करके ध्यान कभी मत करना। पता नहीं कौन कहाँ, हो सकता है कि 100 में एक बार आप न ठगे जाएं, 99 बाद आप ठगे जाएंगे। तो इसलिए बंद आंखों से कभी ध्यान मत करिए, खुली आंखों से ध्यान करिए। अगर कोई करा रहा है, आप अपने अकेले में मस्ती में बैठे हुए हैं तो कभी बाहर देखकर ध्यान करिए, कभी अंदर देख कर ध्यान करिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन कोई और जब ध्यान करा रहा है तो कभी बंद करके ध्यान मत करिए, कभी कभी, नेवर नेवर नेवर। कोई अगर आपको और ध्यान करा रहा है तो खुली आंखों से ध्यान करिए। बंद आंखों से ध्यान, आप अकेले हैं, मस्ती में हैं, सूरज को देखिए, चाहे बंद करके अंदर देखिए, वह आपके ऊपर है। लेकिन कभी कभी कोई अगर आपको बंद आंखों से अपने सामने ध्यान कराने को कहता है तो मत करिए, मत करिए, मत करिए। मैं खुली आंखों से ध्यान करने को कहता हूँ। बंद आंखों से हुई कहाँ कहाँ ठगाई नहीं है। एक जगह आप नहीं ठगे जाएंगे, 99% जगहों पे आप ठगे जाएंगे। शिशिर पांडे जी ने लिखा है, शास्त्र का लोक दृष्टि और समसामयिक व्याख्या। धन्यवाद शिशिर जी। कोशिश यही रहती है खुली आंखें और लगातार खुली आंखें रखें और उसके बाद ही बातें या चर्चाएं हों। 3-4 शेर और कहकर अपनी बात आज ख़त्म करते हैं और यह अनवरत चर्चा चलती रहेगी। इस देश में अनाथों की नहीं है कोई देखभाल। इस देश में अनाथों की नहीं है कोई देखभाल। जिसे जाति और धर्म नहीं पता, उसके लिए कोई मलाई नहीं। सरकार जो मलाई बांटती है वह उन्हीं को मिलती है जो किसी खास जाति या किसी खास धर्म के हों। और एक सड़क पे पड़ा हुआ अनाथ बच्चा जो कहीं यूं ही मिल गया था, अनाथालय में पल गया, उसके लिए कोई देखभाल करने वाला नहीं है। व्यवस्था में उसके लिए न रिजर्वेशन है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न सामाजिक न आर्थिक कोई सहायता नहीं है। तो ये बड़ी विचित्रता है कि ये वही संवेदनहीनता कि हम शॉर्टकट कर रहे हैं कि चलो जल्दी से एक नियम बना दो। हर व्यक्ति, और इतनी सोच कि जो सीमांत पर, जो गांधी जी कहते थे कि एकदम जो अंतिम पायदान पर है, अंतिम पायदान पे आप पहुंच ही नहीं पाते हैं, पहले ही जो छीना झपटी होने लगती है। जहां सरकारी चीज़ों का हो, चाहे वो पदों का हो, चाहे संसाधन का हो, और छीना झपटी जहां होगी वहां जो ज़्यादा शक्तिशाली होंगे वही छीनेंगे। जो वाकई निरीह कमज़ोर होंगे वो नहीं छीन पाएंगे। इसीलिए अनाथों ने कभी नहीं छीना। रिजर्वेशन को इस देश में छीना गया या लूटा गया, और जो भी संसाधन गरीबों के लिए बनाए गए वो छीने गए या लूटे गए।
कहीं और ही चले गए, भ्रष्टाचार भी वहीं से पनपा। आम आदमी के लिए जो योजनाएं हैं वो 14% भी नहीं पहुंची उन तक, बीच में ही जो मजबूत लोग थे उन्होंने ही लूट लिया। इस पर कल एक कहानी सुनाएंगे आपको कि जो चाहे शैक्षिक हो, चाहे आर्थिक हो, या जो भी संसाधन बांटने का काम है वो किसके हक, किसके सुपुर्द होना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ी गैर जिम्मेदारी से, और मुझे किसी 1-2 साल का नहीं, आज़ादी के बाद से अब तक बहुत ही गैर जिम्मेदारी से संसाधन बांटे गए गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए, बिना सोचे समझे, और जिसका नतीजा यह है कि जिनको वाकई ज़रूरत थी उनको आज तक नहीं मिला, अनाथों को आज तक नहीं मिला, क्योंकि उन्हें अपनी जाति नहीं पता है या धर्म नहीं पता है। जब ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट के आधार पर हम चीज़ों को देने लगेंगे तो उसी जाति या धर्म के लोग जो आगे बढ़ जाएंगे फिर उनका परिवार लूटने लगेगा। जो वाकई उस जाति के सबसे निरीह और बेसहारा थे उनको न मिला है, और अगर वो नहीं जागेंगे, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं जागेंगे जो वाकई बेसहारों के लिए काम कर रहे हैं। आर्टिकल 46 का जब तक सही रूप से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा संविधान के, जब तक दुर्बल वर्ग आयोग या बेसहारा आयोग नहीं बनाया जाएगा, तब तक लोक कल्याण नहीं होगा। जो वाकई बेसहारा हैं उनके लिए आयोग बने, सारे कमीशंस उनके लिए बने, और उनके शिक्षा के लिए भी और उनके आर्थिक उसके लिए भी बनाया जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरत है। तो इस देश में अनाथों की नहीं है कोई देखभाल। अनाथ या अनाथ जैसे जिसे जाति नहीं पता उसके लिए कोई मलाई नहीं है। और इसी शेर के साथ अपनी बात आज ख़त्म करते हैं कि जिसने गलतियां की और स्वीकारी वो महान माना गया। जिसने गलतियां की और स्वीकारी, अगर थोड़ा बड़ा आदमी है और उससे गलती हुई है और उसने स्वीकार कर लिया तो उसकी गलती की निशानी मानी गई, लेकिन गलती न करने वाले की कहानी कभी इतिहास में आई नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत महान महान काम किए हैं, लेकिन अगर वो महानता की कोशिश के लिए दौड़ भाग नहीं करते रहे और न कभी कोई गलती की तो उन पर किसी की दृष्टि नहीं जाती। जब गलती करते हैं तब ये खबर बनती है, और गलती स्वीकार लेते हैं तब दूसरी खबर और बड़ी खबर बन जाती है, और गलती स्वीकारना उनकी महानता की निशानी मानी जाती है। लेकिन जो बचता कतराता रहा गलती करने से, वो खबरों के और इतिहास के दायरे से बाहर ही रह जाता है। यही विवेकानंद भी अक्सर कहा करते थे, जिसने गलतियां की और स्वीकारी वह माना गया महान, और गलती न करने वाले की कहानी इतिहास में आई नहीं है। भले उसने कितने देश के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, धरती के लिए ज़रूरी और महत्वपूर्ण काम किए हों, संवेदना से भरपूर कार्य किए हों। तो इसी के साथ आज के ये भावगंगा का 53वां अंक यहाँ समाप्त होता है। कल से भी कार्यक्रम हम लोगों का यही 8 बजे के आसपास रहेगा, क्योंकि इस समय सूर्य की धूप में थोड़ी तेज़ी आ जाती है। यहाँ खुले में बैठने में सुविधा रहती है, और अगर आप भी खुले में सुने धूप में तो और आनंद है, अन्यथा आप जहाँ भी हैं वहीं सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। बस यही अनुरोध है, ये आज के बाद जो मैं रोज़ भेजता हूँ लिंक, उसमें थोड़ा समय बचाना चाहता हूँ, क्योंकि व्यस्तता इधर बढ़ती जा रही है। और कहीं कहीं पर लिंक भेजेंगे, या यदि आप मैसेज देंगे, फ़ोन करेंगे, मेरे नंबर आपके पास अगर हैं तो मैं लिंक भेज दूंगा। जहाँ जिसको व्यक्तिगत आवश्यकता होगी, कहेगा कोई, वहाँ भेज देंगे। वैसे आप मेरे इन प्रोग्रामों को सुन सकते हैं यूट्यूब पे गिरीश पांडे लिख करके, हिंदी में या अंग्रेज़ी में, वहाँ पे जो मेरे चैनल है। या आज मैं तीनों फेसबुक अकाउंट, मेरे पर्सनल अकाउंट, फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप का परमानेंट जो लिंक है वो दे देंगे, ताकि आप आज के बाद उस पर रोज़ देख सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। तो फेसबुक का परमानेंट लिंक, यूट्यूब पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या अन्यथा भी यूट्यूब पे आप जा सकते हैं गिरीश पांडे, या हिंदी में या इंग्लिश में, और GIRISH PANDEY नहीं लिखता हूँ, तो हिंदी या इंग्लिश में गिरीश पांडे लिखेंगे तो वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं, आराम से वहाँ देख सकते हैं। अब अगर आप गिरीश पांडे लिखते हैं तो ढेर सारे मेरे वीडियोस आ जाते हैं यूट्यूब पे, सबसे ज़्यादा पहले ही आ जाते हैं। भावगंगा लिखेंगे तब भी आ जाएगा। तो
अब तक कोशिश ये कर रहा था कि इतना हो जाए कि आप जब ढूंढें, जहाँ ढूंढें वहाँ मिल जाए। तो इतने दिनों के इस प्रोग्राम देने के बाद अब ये स्टेज आ गई है कि आप जब ढूंढेंगे आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो अब रोज़ जो मैं लिंक भेजता था उसको कल से, आज भेजूँगा, उसके बाद कल से अब बहुत सीमित भेजेंगे। और जिनको भी ज़रूरत होगी मुझसे कहेंगे तो मैं भेज दूंगा, आप मुझे मैसेज करेंगे या फ़ोन से कहेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूँगा, वह अलग बात है। लेकिन जो रूटीन तरीके से, रेगुलर तरीके से भेज रहा था, अब आज के बाद वो नहीं भेजेंगे। फेसबुक पर शेयर करना, लाइक करना, वो फॉरवर्ड करना व्हाट्सएप पे, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वो कंटिन्यू रखिए ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग 1000 की संख्या तक वहाँ पहुँच जाएं यूट्यूब पे, और उससे उसके जो आगे और फैलने के फ़ायदे हैं वह शुरू हो जाएं। तो इसी के साथ आज की ये भावगंगा यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।